अस्सलाम वालेकुम। फ़रोज़ फाइनेंशियल्स जी एक स्मॉल और मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपना कंप्लीट सेल्स टैक्स और नॉन टैक्स दोनों तरह का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। और ये जनरल ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स इन सब के लिए सूटेबल है। कुछ इसके हमने मॉडिफाइड वर्जन्स अलहदा बनाए हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंसर्न्स के लिए, फिर स्पेसिफिक कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए अलहदा वर्जन किया हुआ है। सर्विस सेक्टर के लिए, पाइप इंडस्ट्री के लिए, वो कुछ हमारे अलहदा से वर्जन्स भी डिज़ाइन हुए हुए हैं। जो स्टैंडर्ड वर्जन है इसको आज हम देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे लॉगिन स्क्रीन है, जिस पे आप लॉगिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट यूज़र्स की आपके पास ऑप्शन है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, आर्म ऑपरेटर भी होता है, और उनके अपने अपने प्रिविलेजेस और यूज़र राइट्स हैं जो सेट कर दिए जाते हैं, और वो सिर्फ उतनी ही एक्सेस होती है सॉफ्टवेयर में उनको। तो आप अपना यहाँ से यूज़र लॉगिन सेलेक्ट करते हैं। मल्टी कंपनी की चूँकि इसमें ऑप्शन है, तो आप अपनी कंपनी जिसका रिकॉर्ड इस वक्त देखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके उसके बाद अगर आपने इस पर कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है तो वो पासवर्ड यहाँ पे देके, अभी इस वक्त कोई पासवर्ड नहीं है इस पर, ये एक डेमो वर्जन है, तो इसको हम जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर चल पड़ता है। ये आपके सामने अब इसमें डैशबोर्ड इसका आ गया है, जिसको हम वेलकम स्क्रीन भी बोलते हैं। इसमें आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये रिकॉर्ड न्यू के नाम से जो डाटा एंट्री फॉर्म्स हैं, और नीचे कुछ रिपोर्ट्स के शॉर्टकट्स हैं। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर की जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी कंप्लीट मेन्यू जो है ये आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन, परचेजेस, सेल्स, ये इस सब में बाकी आपके पास तमाम ऑप्शंस आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ ये फौरी तौर पे कोई आइटम आपने सर्च करना हो तो उस आइटम को आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा अगर आप उसका नाम देते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ये उसमें जो नाम हम वहाँ टाइप करते हैं वो किसी भी जिस भी आइटम के नाम का कहीं पे भी वो हिस्सा होता है, शुरू में, दरमियान में, तो वो तमाम आइटम्स को ले आता है और उनकी आपको सेलिंग प्राइस, बैलेंस, सब चीज़ें आपको शो कर देता है। ये एक आप फौरी तौर पे कोई आइटम देखना चाह रहे हो तो इसलिए है। एक डेली रिपोर्ट आपके सामने आ रही है, जिसमें आज की या जो भी सिलेक्टेड तारीख आप देखना चाहें, ये हम पीछे भी कर सकते हैं तारीख, उस तारीख का आपका ये जो है आपको शो करेगा। सेल्स की पोजीशन, कैश, बैंक रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ें। नीचे आइटम बिलो री ऑर्डर लेवल की एक वो समरी आ रही है कि जो आइटम्स अगर आपकी री ऑर्डर लेवल से नीचे चली जाएँ, जो री ऑर्डर लेवल बेसिकली होता है कि एक आप बैलेंस उसमें सेट कर देते हैं कि अगर इससे नीचे आपके का बैलेंस हो जाता है पर्टिकुलर आइटम्स का, तो वो आपको सॉफ्टवेयर इंटीमेट करता है कि इनको फौरी तौर पे आप परचेज़ कर लें क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इससे पहले आपके पास अरेंजमेंट हो उसका। यहाँ ये माई नोट्स आ रहे हैं, जहाँ आप अपनी रिमाइंडर के तौर पे कुछ चीज़ें नोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो जी ये हुआ हमारा डैशबोर्ड। इसके बाद आप सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे माई कंपनी की एक ऑप्शन आ रही है, जिसमें ये आपके पास हमने ये ऑप्शन यूज़र को ही दी हुई है। ये हम जो है इसको सेट करके नहीं देते, आप इसको जब चाहें अपनी मर्ज़ी से अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह जो बाकी डिटेल्स हैं इसमें फ़िल कर सकते हैं, और यही डिटेल्स आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पे, इन्वॉइसेस पे, सब जगह आ जाती हैं। तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कैपिटल में लिखना चाहें, स्मॉल में लिखना चाहें, वो सब आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसमें जी ये माई लोगो, ये लोगो इस वक्त इसमें कोई लोगो सेट नहीं हुआ हुआ तो ये नो लोगो के नाम से आ रहा है। आपके पास आपको ग्राफिकल फॉर्म में लोगो पड़ा हो और आप इस पर सेट करना चाह रहे हो तो आप सिंपली सेट न्यू लोगो पे क्लिक करते हैं, और जहाँ पे भी आपके पास वो लोगो हो आप उस लोकेशन पे पहुँच के उसको सिलेक्ट करके सेट करते हैं तो वो लोगो आपके पास इधर आ जाता है। इसको आप जो है ये अब हम क्लोज़ करते हैं। और लिस्ट ऑफ कंपनीज़, ये कंपनीज़ जो भी आप इसमें डिफ़ाइन कर दें ताकि उनके सबके वो अलग-अलग रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, उनके पर्टिकुलर्स आप फिल कर लेते हैं। और यूज़र लॉगिन्स, अच्छा जी, लॉगिन्स में हम देखेंगे कि ये दो लॉगिन्स इस वक्त बने हुए हैं, और इसके साथ आप देख रहे हैं इकबाल खान के साथ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है और जावेद अली के साथ ऑपरेटर आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इसके पास तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के राइट्स हैं, वो हर चीज़ को ऐड, एडिट, किसी भी रिपोर्ट को व्यू कर सकता है, तो हर तरह की चीज़
सॉफ्टवेयर में वो कर सकते हैं। जो ऑपरेटर है इसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, इसको जो राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करता है या ऑपरेटर सिर्फ वही राइट्स यूज़ कर सकता है, उतनी ही परमिशन है। अगर इसको किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करने की परमिशन दी जाती है तो ऐड कर सकता है, अगर एडिट की परमिशन दी जाएगी तो एडिट कर सकेगा, वरना वो ऐड कर सकेगा तो एडिट नहीं कर सकेगा। कोई चीज़ को चेंज करनी हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को जाके बोलता है, या जिस ऑपरेटर के पास एडिट का राइट हो वो उसको बोलता है। तो ये ऑपरेटर इसके राइट्स कैसे सेट होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नया ऑपरेटर बनाना हो तो आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना होता है और आप उसका जो भी नाम देते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आबिद लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो ये एक नया लॉगिन इसमें बन गया ऑपरेटर। तो इस तरह से आप मज़ीद लॉगिन बना सकते हैं। यूज़र राइट्स, अच्छा राइट्स में अभी देखेंगे कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो इस लिस्ट में आ रहे हैं। ये जावेद अली को जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब नीचे आप देखेंगे तो ये तमाम सॉफ्टवेयर की ऑप्शंस जो हैं वो नीचे आ रही हैं। और इसमें हम जैसे किसी भी राइट को, जो ये यहाँ पे आप इस कॉलम में देखते हैं जो खाली आ रहा है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, उस चीज़ की उसको परमिशन है। जिसमें नॉट अलाउड आ रहा है उसकी उसको परमिशन नहीं है। अब यहाँ आप देखें तो परचेजेस सेल्स टैक्स जो हैं इसको अलाउड नहीं है। और कोई भी स्टेटस आप चेंज करना चाहें तो आप जस्ट उस रो में डबल क्लिक कर दें तो स्टेटस चेंज हो जाता है। यही अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा इसका। अब इसको ये परमिशन होगी, अगर नॉट अलाउड पे होगा तो इसको इसकी परमिशन नहीं होगी। ये आप सारे राइट्स इसमें। इसी तरह नीचे रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के भी जो आप राइट्स, जिन रिपोर्ट्स को व्यू करने का राइट देते हैं वो आप करके सेव कर दें तो वो सिर्फ वही रिपोर्ट्स वो यूज़र देख सकता है। इसके बाद जी पासवर्ड्स हैं यूज़र के। अभी तो जैसे सॉफ्टवेयर पे कोई पासवर्ड नहीं था तो ओल्ड पासवर्ड हम खाली छोड़ देते हैं और न्यू पासवर्ड जो हमने सेट करना हो वो हम दे के इसको सेव करेंगे तो एक नया पासवर्ड इस पर सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। और ये चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हम हुए हुए हैं तो इसलिए हमें ये ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज़ जो यूज़र लॉगिन करता है वो इसमें यूज़र सेलेक्ट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये ओल्ड पासवर्ड वो देता है, अगर उसका पासवर्ड है न्यू पासवर्ड दे के तो वो अपना पासवर्ड सेव कर सकता है। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर्स, ये इसमें एक फाइनेंशियल ईयर का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फाइनेंशियल ईयर इसमें आप एक साल भी रख सकते हैं जिसकी आप अपनी मर्ज़ी से स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देते हैं, या कोई और सिलेक्टेड पीरियड जो एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो आपकी अपनी आसानी के लिए, आमतौर पे ऑडिट और टैक्स की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वहाँ लोग एक साल जो एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर होता है टैक्स का उसको बनाया जाता है। लेकिन जहाँ इंटरनल पर्पसेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे आप 2 साल 3 साल का भी इस तरह से ईयर बना सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप एक साल का डाटा रखते हैं तो वो उधर ही ट्रांजेक्शन उसी एक साल की रिकॉर्ड करता है, फिर नया साल बनाते हैं तो उसमें वो फ्रेश बैलेंसेस इंपोर्ट करके और फ्रेश सीरियल्स के साथ आप उसको वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग-अलग होती हैं, उनका रिपोर्ट्स अलग हैं। और अगर आप एक ही फाइनेंशियल ईयर जो लंबे पीरियड पे बेस कर रहा हो उसको अगर आप बना लेते हैं तो उसमें आपका वो सारा डाटा एक ही जगह होता है, तमाम लेजर्स रिपोर्ट सब एक ही जगह हैं। तो बस ये थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। और बाकी बेहतर ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर अगर एक साल का बनाते हैं तो उसमें जो आइटम्स की कॉस्टिंग है वो बड़ी रीज़नेबल हो जाती है, क्योंकि वो एक साल के डाटा के ऊपर बेस कर रहा है। जहाँ 2 3 साल 4 साल के डाटा के ऊपर आप करते हैं तो आइटम कॉस्ट थोड़ी सी जो है वो मतलब जो पुरानी ट्रांजेक्शन्स है उसकी तरफ थोड़ी सी शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें वेटेड एवरेज की बेसिस पे वो कर रहा है। तो ये छोटे से होता है, लेकिन बेसिकली कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करता है। और इसके बाद आपके पास ये एक क्लियर ट्रांजेक्शन्स की ऑप्शन है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसका राइट होता है। ये अगर किसी वक्त आप चाहें कि आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करना चाह रहे हों, यानी अगर आपने शुरू में डेमो या ट्रायल के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया और अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप इसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें तो क्लियर ट्रांजेक्शन्स करके आप ट्रांजेक्शन्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर यूज़ नहीं होती ऑप्शन, ये सिर्फ जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट है, कोई और ऑपरेटर इसको ओपन भी नहीं कर सकता। करेंसी इसमें सेट हुई हुई है जी। बैकअप यूटिलिटी हमने बड़ी डिटेल में एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हैं जी जनरल सेटिंग्स।
उसके बाद मेंटेन है, जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का बेसिकली फर्स्ट स्टेप हम इसको बोलते हैं, जिसमें आप अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री को डिफ़ाइन करते हैं। चूँकि एक तरह से आप कह लें कि उनके लेजर्स को ओपन करते हैं, वो हेड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं ताकि उनमें बाद में डेबिट या क्रेडिट किया जाए। ये ऊपर का सेक्शन आप देखेंगे, यहाँ ये 5 ट्रांजेक्शन जो आ रही हैं ये अकाउंट से रिलेटेड हैं, और इससे नीचे ये इन्वेंट्री का सेक्शन है, फिर सर्विसेज आ रही हैं, और ये नीचे कुछ जनरल उससे सेटिंग्स हैं या ऑप्शंस हैं डिफरेंट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम आएंगे, और ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि कस्टमर्स, वेंडर्स, बैंक अकाउंट्स ये हमने अलहदा से दिए हुए हैं, ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलहदा दिया हुआ है, उसकी क्या वजह है वो भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करते हैं। इसमें प्रैक्टिकली ये 4 लेवल पे आता है, 4 लेवल्स का चार्ट ऑफ अकाउंट है, क्योंकि ये एक लेवल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इस वक्त डिसेबल हुआ है, ये जब कोई नया अपने अकाउंट टाइप क्रिएट करनी हो तो उस वक्त ये आपको ऑप्शन देता है। आमतौर पे ये वो लेवल है जो सबसे मतलब फर्स्ट लेवल बनाया जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट का, लेकिन ये इसमें प्री डिफाइंड है ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जाए जो अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नहीं रखते, और जो अकाउंट्स की बैकग्राउंड रखते भी हैं उनके लिए भी आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि आमतौर पे यही फ़र्स्ट लेवल डिफ़ाइन किया जाता है। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी होता है तो वो भी इसको ही सबसे पहले डिफ़ाइन करता है। तो ये आपने जब डिफ़ाइन एक नया जो सेकंड लेवल पे अकाउंट डिफ़ाइन करना होता है उसके लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो मेन अकाउंट टाइप्स आ रही हैं हमारी, इसको हम देखेंगे कि ये यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स के साथ लिंक हुए हैं, ताकि ये आपको फाइनल रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट या फाइनल जो इनकम स्टेटमेंट बन रही है उसके साथ आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकें। ये कैश अकाउंट है, ये बैंक है। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क ये देखें कि बैंक पे जब हम आते हैं तो ये एक नीचे लिंक ब्लू कलर में विजिबल हो जाता है, क्लिक हियर टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स में आता है, कस्टमर्स में आता है, बैंक्स में आता है, और वेंडर्स में। ये वही 3 हैं जो हम देख रहे थे अभी कि टॉप मेन्यू में हमारे पास अलग डिटेल्स में भी हैं। अगर हम किसी और अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो ये डिसेबल हो जाता है, विजिबल नहीं रहता। और फ़र्क ये है कि बाकी तमाम अकाउंट्स में आपको सिर्फ नाम की ऑप्शन है, क्योंकि बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। आपने सिर्फ अकाउंट कोड आता है और अकाउंट नेम आपने उसका देना होता है, इसलिए बाकी जगह पे नहीं। लेकिन कस्टमर्स, वेंडर्स, बैंक्स, इसमें होता है कि कस्टमर की डिटेल्स क्योंकि आपको इन्वॉइसेस पे और दूसरी जगह चाहिए होती हैं, इसलिए उसके लिए अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कस्टमर्स का पूरा मॉड्यूल आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि वही कस्टमर टाइप्स हैं जो चार्ट ऑफ अकाउंट में है, लेकिन यहाँ पे उसकी डिटेल्स ज़्यादा हैं। उसका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन वगैरह, मोबाइल, सेल्स टैक्स नंबर, एनटीएन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ आप जो कस्टमर का डाटा फीड करते हैं, ये आप बाद में इन्वॉइस वगैरह बनाते हैं, तो जिस वक्त आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ ये ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल फिल हो जाती हैं। हम अभी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे इमाम दीन एंड सन्स हम देख रहे हैं। अगर हम इन्वॉइस की तरफ जाते हैं और हम डिटेल में भी इन्वॉइस को देखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ कस्टमर की उसकी ऑप्शन के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ इमाम दीन एंड सन्स को टाइप करके सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसका एड्रेस जो हमने वहाँ दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो गया है, हमें यहाँ पे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट हम बना रहे हैं वो ये कस्टमर्स में हमने बनाया, तो ये यहाँ पे जो बनाते हैं वही चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे भी आ रहा है। ये कस्टमर्स जहाँ हम आते हैं तो लोकल कस्टमर में ये इमामदीन यहाँ पे भी आ रहा है। जो अकाउंट हम वहाँ बनाएंगे वो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ बनाएंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में, वेंडर्स भी, कस्टमर्स भी, बैंक्स भी, वो तीनों चीज़ें चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लें मेन अकाउंट टाइप्स। कैश अकाउंट आपका, ये कैश अकाउंट जो आपका होता है जो कैशियर के पास, वो भी है। अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के पास कैश अकाउंट रखा हुआ है तो वो भी आ जाता है। अच्छा, ये बैंक्स आपके आगे इसमें एक सब टाइप बनी हुई है, पोस्ट डेटेड चेक्स, और दूसरी सब टाइप बनी हुई है बैंक्स, या आप मज़ीद खुद से बना सकते हैं। और उसमें थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल है, प्रैक्टिकली फोर्थ होता है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे काउंट करें तो ये इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड, और ये थर्ड लेवल बोलते हैं। थर्ड लेवल पे बेसिकली जो अकाउंट्स आ रहे हैं इन्होंने डेबिट और क्रेडिट होना है तमाम ट्रांजेक्शन्स में। और जो फर्स्ट और सेकंड ये अकाउंट टाइप और सब अकाउंट टाइप है, ये रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए है कि आप अगर कहीं सिर्फ बैंक अकाउंट्स अपने सारे जितने भी हैं उनकी आप डिटेल देखना चाह रहे हो, या जैसे यहाँ कस्टमर्स हैं, ये एडवांसेस हैं,
तो एडवांसेस में 3 तरह की सब टाइप्स आ रही हैं। अगर आप देखना चाह रहे होंगे टोटल एडवांसेस एंड प्रीपेमेंट्स के क्या अकाउंट्स की पोजीशन है, तो आप जो ट्रायल बैलेंस वगैरह में रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ आप इसको सिर्फ एक अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करके तो आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ ट्रायल बैलेंस पे आते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑल अकाउंट्स की भी ऑप्शन है और मेन अकाउंट टाइप की भी ऑप्शन है। और यहाँ अब जैसे ये एडवांसेस को हम देख रहे थे, तो मैं अगर इसे एडवांसेस को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करता हूँ तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एडवांसेस के हेड्स, ये सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं, तो उनकी हमें उसने रिपोर्ट दे दी। लेकिन अगर ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह सब टाइप एडवांसेस में वहाँ 3 आ रही थी, आप देख रहे हैं। वो तीनों में से अगर हम किसी एक सब टाइप की भी ऑप्शन देखना चाहें तो इसमें अब अगर जितने भी अकाउंट्स होंगे जो वहाँ इंडिविजुअल अकाउंट्स बने हुए हैं उनकी रिपोर्ट हमें दे देगा। ये दोनों अकाउंट में से अब एक अकाउंट इसमें चूँकि बिलोंग कर रहा था तो वो इसमें रह गया है। यही अगर हम ऑल अकाउंट्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अब ये कैटेगरी उसमें अकाउंट टाइप्स को अलहदा नहीं करेगा, ये हमें सारे अकाउंट्स की उसने लिस्ट दे दी कि किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट है, ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। लेकिन हमें जब जैसे अगर एक ही अकाउंट टाइप की ज़रूरत हो तो उस वक्त हम एक अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये पर्पज़ है जी चार्ट ऑफ अकाउंट में। ये ऊपर 2 जो टाइप्स और सब टाइप्स हैं, ये उसका ये मकसद है। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन्वेंट्रीज का हेड बना हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना है। इसी तरह ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड है चार्ट ऑफ इन्वेंट्री से, जो हम बाद में डिफाइन करेंगे। एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स हैं, ये आपका एक एसेट अकाउंट है। इसमें एडवांस टैक्सेस भी आ जाते हैं, एडवांसेस टू स्टाफ है, अदर एडवांसेस हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका ये फिक्स्ड एसेट्स के एड्स आ जाते हैं इसमें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेंडर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जी। ये आमतौर पर वो एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस पे अगर हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, तो उसको हम एक लाइबिलिटी के तौर पे एक्रूड एक्सपेंसेस में लेके आते हैं। लोन्स के अकाउंट्स हैं। इक्विटी कैपिटल का अकाउंट है, ये अक्सर हमें क्वेश्चन होता है। इक्विटी कैपिटल बेसिकली जो आपकी किसी भी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है उसके ओनर्स की तरफ से, कैपिटल एंड रिजर्व्स का अकाउंट होता है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनमें तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो शेयर्स की शक्ल में लिखा जाता है कि मतलब एक डेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 या 100 ईच, और इतना कैपिटल है वो उस तरह। लेकिन आमतौर पे पार्टनरशिप्स या सोल प्रोप्राइटर्स में वो एक जनरल सी फिगर लिख दी जाती है कि जी 1 मिलियन 2 मिलियन इस तरह करके। और अगर डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उनको भी इस तरह से उनका कैपिटल लिख दिया जाता है। एक अच्छा तरीका ये हो जाता है कि इक्विटी कैपिटल में अकाउंट बनाए जाएँ, जैसे ये देख रहे हैं आप, ओनर्स कैपिटल और ये इकबाल खान कैपिटल अकाउंट। यहाँ अब हमें पता चल रहा है कि ये सोल प्रोप्राइटर हैं। अगर एक से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट हैं, पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने अली कैपिटल अकाउंट ये लिख दिया, ठीक है जी, और इस तरह से इसको हम सेव कर देते हैं। ये अब हमें अब नज़र आ रहा है कि इसमें 2 पार्टनर्स हैं, इकबाल खान कैपिटल अकाउंट, अली कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के लिए अलग जो है हम कैपिटल को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। अभी हम यहाँ सिर्फ अभी हम अमाउंट्स पे नहीं जा रहे, फिगर्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो रही। अभी सिर्फ ये लेजर्स डिफ़ाइन हो रहे हैं जिसमें बाद में हमने ट्रांजेक्शन्स करनी हैं। ये इस चीज़ को ज़हन में रखें। अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि जी ये मैंने आगे इसकी अमाउंट कहाँ लिखनी है, तो अमाउंट बाद में आएगी। सबसे पहले अकाउंट्स को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ये हमारे पास लिस्ट बन जाती है। ओनर्स ड्राइंग अकाउंट है। अच्छा, इनमें और इक्विटी कैपिटल में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। इक्विटी कैपिटल बेसिकली एक फ़िक्स्ड अमाउंट, बेहतर जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट को यहाँ रख दिया जाए कि बेसिक जो आपकी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी है, उसको आपने यहाँ रख लिया। और उसके बाद जो टाइम टू टाइम किसी वक्त ओनर्स जो होते हैं कोई बिज़नेस में से ड्राइंग्स करते हैं या वक्ती तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई ओनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस पे कर देता है, कोई बिल्स वगैरह पे कर दिए, तो उसको बजाय इसके कि कैपिटल को प्लस माइनस किया जाए, क्योंकि कैपिटल के ऊपर आमतौर पर प्रॉफिट का रेशो बेस कर रहा होता है, तो कैपिटल को छेड़ना मुनासिब नहीं होता। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट को जो वक्ती तौर पे प्लस माइनस होना होता है कैपिटल, उसको ड्राइंग अकाउंट को यूज़ कर लिया जाता है वो इसके लिए। तो इसमें भी उसी तरह अगर आपने इक्विटी कैपिटल में 2 अकाउंट बनाए हों तो बेहतर होता है यहाँ पे भी वही 2 ड्राइंग अकाउंट के नाम से बना दिए जाएँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा होता है। रेवेन्यू का अकाउंट है जिसमें हमारी सेल्स और ये सारी फिगर्स आ रही हैं। जो रेवेन्यू ये इनकम को बेसिकली लिंक कर रहा है।
इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स है जिसमें परचेजेस और बाकी जितनी हमारी वर्किंग प्रोसेस वगैरह और एडजस्टमेंट्स की इस तरह की जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स की हालत तक लाने के लिए जितनी कॉस्ट आती हैं वो इसमें उसके अकाउंट्स बनते हैं। फिर हमारा जी जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस के हेड्स हैं, ये कुछ इसमें हमने जैसे डेमो में डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो ये जनरल जैसे डिस्काउंट गिवन, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, ये पोस्टेज वगैरह, सैलरीज, ये सारे हेड्स आपके यहाँ आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड। जो ऑफिस रनिंग के एक्सपेंसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हैं। और इनकी पेमेंट किस तरह होती है वो हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये आपके कुछ सेल्स प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट्स, वो इस किस्म के एक्सपेंसेस के हेड्स इसमें बन जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आपके बैंक रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, को बैंक चार्जेस हैं, मार्कअप्स हैं लोन्स पे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सेशन आ जाती है जी, इनकम टैक्स वगैरह आपका साल का जो होता है वो इसमें आ जाता है। अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस और इनकम वो हैं जो डायरेक्टली आपके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे किसी को कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की, या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो डायरेक्टली बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो उसके हेड्स होते हैं। ये आमतौर पे बड़ा रेयरली होते हैं किस तरह की, तो अगर हो तो आप इसमें बना सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ बेसिकली आपका सारा चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन हो जाता है। और इसका एक हम इसको हम थोड़ा सा एक आधा डिफ़ाइन भी करते हैं यहाँ पे। जैसे हम फ़र्ज़ करें शॉर्ट टर्म लोन में ही आ जाते हैं, ये एक जैसे अकाउंट सब टाइप बनी हुई है, इसमें हम एक और बना देते हैं जी, ऐसे ABC लोन्स, हम अपने सिर्फ देखने के लिए ये एक सब टाइप और बन गई। अब हमने जब अकाउंट डिफ़ाइन करना है तो हमने देखना है कि ये शॉर्ट टर्म लोन में ये एक ऑलरेडी डिफ़ाइन हुआ है। हमने अगर ABC लोन्स में हमने मज़ीद कोई अकाउंट डिफ़ाइन करने हैं तो ये ए अकाउंट हमने कर दिया, ये फ़र्ज़ी सा नाम हम दे रहे हैं जी, ये B अकाउंट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे अकाउंट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो थर्ड लेवल पे अकाउंट्स हैं, इन्हीं का डेबिट और क्रेडिट आगे चल के होगा। आई रिमाइंड यू कि ये ऊपर वाले जो दो हैं ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है, उनको डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, उनके लेजर्स नहीं बनने। लेजर्स आपके थर्ड लेवल के अकाउंट्स के बनने हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं और हम देखते हैं कि कस्टमर्स को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में, वेंडर्स भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हैं। ये कस्टमर्स की 4 तरह की टाइप्स हमारे पास बनी हुई हैं इसमें डेमो वर्जन में। जो सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट्स को देते हैं उसमें ये खाली होते हैं। ये कैश कस्टमर डिफ़ाइन हुआ होता है, एक वॉक इन कस्टमर, ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, बाकी आप खुद से बनाते हैं। इसमें ये अकाउंट कस्टमर टाइप्स भी खुद से बनाते हैं। और ये लोकल कस्टमर है जैसे, और अगर मैंने इसमें कोई मज़ीद अगर टाइप बनानी है तो मैंने ये कोई बना लिया, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम से मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हम इस तरह से लिख देते हैं। ये एक और कस्टमर की टाइप, जस्ट टाइप हमारी बनी है, लेकिन कस्टमर मैंने अगर डिफ़ाइन करना है तो वो मैं थर्ड लेवल पे करूँगा। जैसे ये डिफ़ाइन हुए हुए हैं, ये लोकल कस्टमर में ही हम चलें एक और कस्टमर डिफ़ाइन करते हैं। ये ऐड पे क्लिक करेंगे और XYZ कस्टमर, ये हमने इसमें दिया नाम, उसका हमने एड्रेस दे दिया जी, ABC स्ट्रीट गुलबर्ग। रीजन अगर हमने उसके को डिफ़ाइन किए हुए हैं तो वो हम दे देंगे, सब रीजन भी दे दिया जी हमने, फ़र्ज़ करें जी लाहौर। उसका अगर कोई टेलीफोन नंबर है हमने ऐसे ही फर्जी सा टेलीफोन नंबर दे दिया। उसका कोई सेल्स टैक्स नंबर है वो दे दिया। उसका NTN है तो वो आपने फ़िल कर दिया, ताकि खुद ब खुद आपकी इनवॉइसेस पे आ जाए। अगर आप अपना कोई अकाउंट मैनेजर उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपने एम्प्लॉयज़ डिफ़ाइन किए होंगे, वो आप इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस सेक्टर्स अगर आपने डिफ़ाइन किए हों, ये आपको रिपोर्ट्स बाद में इससे मुताबिक मिल जाती हैं, वो दे दें। क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट टर्म्स अगर कोई हैं तो वो दे के आप इसको सेव कर लेते हैं। ये आपका एक कस्टमर सेलेक्ट डिफ़ाइन हो जाता है, XYZ कस्टमर। बहुत सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, डिटेल्स देनी है, सेव कर देना है। बिल्कुल इसी तरह वेंडर्स भी हैं और बैंक अकाउंट्स भी हैं, उसी तरह का फॉर्मेट है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, हम ओपनिंग बैलेंसेस से पहले हम देखेंगे चार्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमने अभी अकाउंट्स डिफ़ाइन किए हैं, अब हम अपनी जो इन्वेंट्री जिसमें हम डील करते हैं जिन प्रोडक्ट्स में, हम उसको देखेंगे। इसको ओपन किया तो आप देखेंगे उसी तरह का फॉर्मेट है जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है। 3 लेवल्स बने हुए हैं बिल्कुल एक ट्री की शक्ल में। ये एसेसरीज़ हमने आए तो यहाँ नीचे भी एसेसरीज़ की सब कैटेगरी आ गई, और नीचे ये 6 आइटम्स जो हैं ये एसेसरीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 तरह की कैटेगरीज बनी हुई हैं। टेलीविजन पे आते हैं तो ये नीचे टेलीविजन्स की लिस्ट आ गई। म्यूज़िक सिस्टम्स पे आते हैं तो ये नीचे म्यूज़िक सिस्टम्स आ गए। कैमरास पे आए तो कैमरास। अच्छा, ये भी आप पॉइंट नोट करेंगे, ये इसमें जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं या कैटेगरीज़ हैं ये सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए हैं। जो क्लाइंट को जो वर्जन दिया जाता है वो खाली होता है, वो अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरीज, आइटम सब अपना डिफ़ाइन करते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए, आसानी के लिए हमने किया हुआ है। और यहाँ पे भी ये आप कैटेगरी इसमें डिफ़ाइन करते हैं और उसमें उसी तरह सब कैटेगरी। थर्ड लेवल पे ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें आइटम कोड है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ये कुछ क्लाइंट्स हमसे करवा लेते हैं कि हम उनको मैनुअल कर दें, जो बार कोड को यूज़ करना चाह रहे हो तो वो हो जाता है। यहाँ आप आइटम नेम दे देते हैं, जैसे हम इसको एक न्यू आइटम के नाम से आइटम दे दी। ब्रांड अगर आपने देना हो वो देते हैं। परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस रेफरेंस के लिए है। ये बिल्कुल वो वाली प्राइसेस नहीं है जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो हैं जो आपकी इनवॉइसेस बनाते वक्त ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको 100 दे देता हूँ और ये सेलिंग प्राइस 200 दे देता हूँ। मेजरमेंट यूनिट पीसेस में है जी उसका। रीऑर्डर क्वांटिटी हमने उस पर कोई नहीं रखी। सेल्स टैक्स हम फ़र्ज़ करें जी 17% कर देते हैं, और ये वेटेड एवरेज पे परसेंट पे ही हम करके हमने एक आइटम डिफ़ाइन कर दी। ये आइटम आ गई जी हमारे पास। तो इस तरह से आप अपना पूरा चार्ट ऑफ इन्वेंट्री डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं। अब जो 2 चीज़ें हमने नेक्स्ट करनी हैं वो ये हैं कि हमने फर्स्ट स्टेज में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट और चार्ट ऑफ इन्वेंट्री डिफ़ाइन कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर को प्रॉपर ऑपरेशन उसका जो है फर्स्ट वो ये है। सेकंड स्टेप हम जिसे बोलते हैं वो ये होता है कि अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस और इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस। इसको अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस को ओपन किया, इसमें ऑलरेडी कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं। इनको, ये वही बैलेंसेस हैं जो आमतौर पे जब आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं जिस डेट को, तो ऑब्वियसली उस डेट पे आपके कुछ, अगर तो एक वो नया बिज़नेस नहीं है, रनिंग बिज़नेस है, और आप आज की तारीख में अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज की तारीख में आपने डेफिनेटली कुछ रिसीवेबल्स होंगे, पेबल्स होंगे, और लाइबिलिटीज़ हैं, एडवांसेस हैं, कुछ स्टॉक पड़ा है, कोई कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको वो बैलेंसेस सॉफ्टवेयर में एंटर करने हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली उसको ज़ीरो से लेके चलेगा। तो अगर बैलेंसेस हैं तो वो एंटर करेंगे हम यहाँ पे। उसका तरीक़ाकार ये है कि हम यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। हमने जैसे एक नया कस्टमर बनाया था, XYZ कस्टमर, तो मैंने ये थोड़ा सा इस तरह देखें, आप देखें मुझे कोड याद नहीं है तो मैंने उसका नाम थोड़ा सा टाइप किया, तो XYZ कस्टमर मेरे सामने आ गया है। मैंने उस पर डाउन एरो करके मैं उस पर आया हूँ, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब उसका बैलेंस हम सपोज़ करते हैं जी 1 लाख रुपया रिसीवेबल है, तो मैंने यहाँ 1 लाख एंटर कर दिया। अब आप नीचे भी एक चीज़ देखेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 100,000 इन टोटल्स, ये आ गया है। तो ये बेसिकली इसलिए आ रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंसेस भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक हमेशा बराबर होने चाहिए। ये डेबिट और क्रेडिट साइड, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट कभी भी उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की साइड जो होती है वो अनइक्वल नहीं होती। तो इसलिए अगर ये हमारा एसेट है, यहाँ पे कस्टमर है, तो यकीनन दूसरी तरफ भी कोई अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो उसको बैलेंस कर रहा हो। तो हम यहाँ ऐसे एक्सपोज कर लेते हैं कि एक अकाउंट, ये इससे लायबिलिटी भी है, ये हमारा वेंडर है, तो ये हमारा इसका भी 1 लाख का बैलेंस है। ये हमने करके, ये आपने इसी तरह आपने सारे अब जो जो अकाउंट्स आपने इसमें एंटर करने हैं, कैश का बैलेंस एंटर करना है, कैश इन हैंड आपने सेलेक्ट किया, ये इसका फ़र्ज़ करें ये बैलेंस है। तो जो जो अकाउंट्स हों उसको आप सेलेक्ट करके फिल करके यहाँ अमाउंट्स देते जाएँ। जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में दे दें, जिसका क्रेडिट में बैलेंस है वो क्रेडिट में दे दें। तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है। ये कैश इन हैंड को मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये भी आपको समझ आ जाए कि कोई एक बैलेंस अगर एक रो डिलीट करनी हो तो वो कैसे होनी है। अक्सर लोग जो ऊपर डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं, उसको नहीं करना।
अब अगर मैंने कैश इन हैंड वाली रो को डिलीट करना है तो मैं ये लेफ़्ट पे ये जहाँ ये एक ब्लैक एरो बन रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी रो ब्लैक हो जाती है, और मैं अपने कीबोर्ड पे डिलीट के बटन को प्रेस करूँगा तो ये एक रो डिलीट हो जाएगी। मुझे वो पूरी ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं करना पड़ा, जस्ट एक रो को डिलीट करने से मेरा जो ये है ये वो एक अकाउंट है वो डिलीट हो गया है। इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। बिल्कुल इसी तरह इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस हैं। इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस में भी ये हमारे पास लिस्ट आ रही है, कुछ आइटम्स बने हुए हैं जिनकी आगे क्वांटिटी और उनकी कॉस्ट जो रेट है वो आ रहा है। और हमने अगर कोई आइटम और इसमें एंटर करनी हो तो उसका बिल्कुल बड़ा आसान सा तरीका है कि हम उसका नाम या उसका कोड हमें याद है तो वो हम यहाँ पे देते हैं। ये सिलेक्ट किया और इसके अगर हमारे पास सपोज़ के हम इसको 5 हम शो करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। जो उसकी कॉस्ट है वो उसको ले आया है, लेकिन हमने जो ओपनिंग कॉस्ट रखनी है वो फ़र्ज़ करें जी 5500 है, तो इसको हमने ये करके इसको हमने सेव कर लिया। ये चीज़ हो गई। और इसको बाकी भी सारे आइटम्स को फिल करेंगे और इसको आप क्लोज़ कर लेंगे। ये आपका स्टेप 2 जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का है वो हो गया। नंबर 1 चार्ट्स डिफ़ाइन कर दिए, नंबर 2 आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस डिफ़ाइन कर दिए। अच्छा, कुछ इसमें एडिशनल ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूं। इन्वेंट्री ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स आप इन्वेंट्री के साथ जहाँ चार्ट ऑफ इन्वेंट्री डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आ रही थी, वहाँ आप इसको लिंक कर सकते हैं ताकि आपको ब्रांड वाइज रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इसी तरह इन्वेंट्री लोकेशंस हैं, लोकेशंस आपके डिफरेंट गोडाउन्स हैं और शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो आप इसमें डिफ़ाइन कर लें। और इनको आप जिस वक्त भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वहाँ आपके पास लोकेशन की ऑप्शन होती है, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि कोई सेल हो रही है तो किस लोकेशन से हो रही है, ताकि आप जब इन्वेंट्री बैलेंसेस या इन्वेंट्री रिपोर्ट देखते हैं तो आपको ये आप ऑप्शन होता है कि आप टोटल बैलेंसेस देखना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बैलेंसेस देखना चाह रहे हैं, तो लोकेशन वाइज आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और इसके बाद आपके पास ये प्राइस सेटिंग्स हैं, ये वही प्राइसेस हैं जो चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में डिफ़ाइन की। यहाँ हमारे पास एक ये पूरी लिस्ट की शक्ल में आ जाती हैं, और ताकि हम उसको बड़ी सारी वहाँ में एक एक आइटम हमें सेलेक्ट करके प्राइसेस चेंज करनी पड़ती हैं, यहाँ हम उसको सारी प्राइसेस को इकट्ठा बारी बारी चूँकि लिस्ट की शक्ल में तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स रेट्स हैं। अब जैसे करंटली अगर जो है सेल्स टैक्स रेट 17% है, कल कोई रेट चेंज हो जाता है और सपोज़ 15% हो जाता है, तो बजाय इसके कि हम जो है एक एक आइटम का रेट चेंज करें तो हमने इसमें ऑप्शन दी हुई है इकट्ठा अब यहाँ पे 15% दे के अपडेट जीएसटी करते हैं, तो ये आपके तमाम आइटम्स के फॉर फ्यूचर जो रेट्स हैं वो 15% पे सेट हो जाएंगे। जो पुरानी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की हुई हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो उसी तरह रहेंगी। अब आगे से जो ट्रांजेक्शन होंगी वो 15% पे चलेंगी। इसको भी हम सेव नहीं कर रहे, अभी 17% पे है तो हम 17% पे उसको रखते हैं। ये कैंसिल कर लिया, सेव कर लेते तो ये 15% पे सेव हो जाता। अच्छा, रीऑर्डर लेवल्स ये भी चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में डिफ़ाइन हुए थे, लेकिन यहाँ लिस्ट की शक्ल में हैं। आप इसमें जो क्वांटिटी सेट करते हैं ये वो क्वांटिटीज़ हैं। जैसे अगर ये आइटम हमने सेलेक्ट की और ये 10 पेज पे 10 पीसीस पे सेट हुआ है, अब होगा ये कि आप जब भी ये परचेजेस सेल्स करते रहेंगे, इस आइटम का बैलेंस अगर आपका 10 पीसेस से कम होगा तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा वो वेलकम स्क्रीन पे भी, और इसकी एक रिपोर्ट भी बन रही है कि ये आपका इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है, 10 से कम रह गई है, तो इसको आप मज़ीद परचेज़ कर लें। तो ताकि बजाय इसके कि आपके पास ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसको परचेज़ करें, उतनी देर में आप अपनी सेल्स को लूज़ कर रहे हो, तो ये आप इसको परचेज़ कर लेते हैं। ये इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल्स हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है जी कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड है, जो हमने दो तरह के मेथड इसमें दिए हुए हैं कि एक वेटेड एवरेज मेथड है जो इसकी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइम पे जो आप परचेजेस कर रहे हैं उसकी एक वेटेड एवरेज कॉस्ट बना रहा होता है, ये उस पर उसको एवरेज करेगा। या एक ऑप्शन होती है कि मैनुअल कॉस्ट, मैनुअल में आप जो कॉस्ट अपनी आइटम की इसमें दे देते हैं, सेव करते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपकी इन्वेंट्री को उसके ऊपर वैल्यू करता है। अच्छा, वोचर पोस्टिंग प्रेफरेंसेस। वोचर पोस्टिंग प्रेफरेंस जो है ये इस वक्त अब जैसे देख रहे हैं ऑटोमेटिकली पोस्ट वोचर्स पे है।
ये इसमें हमने सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दी हुई है जो आगे चल के हम देखेंगे। ये मैं आपको अभी इसमें भी दिखा देता हूँ कि लाइक हम अगर इनवॉइस ही ओपन करते हैं तो ये पोस्टेड की स्टैंप आ रही है और ये अनपोस्ट का बटन भी आ रहा है। ये अनपोस्ट हो गया, ये पोस्ट हो गया। ये कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप सेव करते हैं, अभी चूँकि ऑटोमेटिकली पोस्टेड पे है तो इसलिए स्टैंप आ रही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर ऑटोमेटिकली पोस्टेड पे नहीं है तो आप ऑथोराइजेशन का एक सिस्टम रखना चाहते हैं, तो आपका एक यूज़र जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और उसको आपने पोस्टिंग का राइट नहीं दिया, तो एक ट्रांजैक्शन सेव करता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट किसी लेजर या रिपोर्ट को नहीं जाएगा। कोई दूसरा बंदा जो जिसके पास अथॉरिटी है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने की, तो वो आके जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन जो बनी होती हैं या वो अपने सिस्टम से उसको एक्सेस करके वो चेक करते हैं कि जी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अभी पोस्ट नहीं हुई, वो देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, वो समझते हैं कि ठीक है तो उसको पोस्ट कर देते हैं। जब वो पोस्ट करते हैं तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट तमाम रिपोर्ट्स को, सेल परचेज़ या लेजर्स को, ट्रायल बैलेंस वगैरह को उसका इफ़ेक्ट जाता है। जब तक वो पोस्टेड नहीं है वो सेव हुई हुई है लेकिन उसका इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं, अब ये इसलिए भी होता है कि कई जगह स्टाफ ज़्यादा होता है, पूरा एक सिस्टम बना होता है ऑथराइजेशन का। कहीं पे ये होता है कि वो एक ही यूज़र है या ओनर खुद ही हैं, वो सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि वो पहले ट्रांजैक्शन सेव करें फिर उसको पोस्ट करें, तो इसलिए एक ऑप्शन दी हुई कि ऑटोमेटिकली पोस्ट वॉचर्स के ट्रांजैक्शन जैसे ही सेव करें साथ ही वो पोस्ट भी हो जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप ऑटोमेटिकली से पोस्ट करना चाह रहे हैं या उसको ऑथोराइज़ करना चाह रहे हैं। फिर इन्वेंट्री मूवमेंट सेटिंग्स हैं। इसमें इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूवमेंट के लिए दो तरह की ऑप्शंस दी हुई हैं हमने। जैसे इनवर्ड्स में आप देखेंगे कि इनवर्ड गेट पासेस और परचेजेस की ऑप्शन। अब दो चीज़ें, चूँकि कोई भी जब आप ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री रिलेटेड कर रहे हैं तो दो चीज़ें उसमें अपडेट होती हैं। एक उसका जो जनरल जो अकाउंट होगा कि कस्टमर, उसका वेंडर, कस्टमर वगैरह या एक्सपेंस और इनकम अकाउंट, वो अपडेट होना है, और दूसरी तरफ इन्वेंट्री अपडेट होनी है, वो प्लस माइनस होनी है। तो अब जैसे अब कोई चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका एक एक्सपेंस अकाउंट तो अपडेट होना ही है, एक आपका वेंडर अकाउंट अपडेट होगा जो जिसने क्रेडिट होना है। वो इन एनी केस, वो जिस वक्त आप परचेज़ इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त वो आपका वेंडर अपडेट होता है इन एनी केस, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री के लिए हमने ऑप्शन दी हुई क्योंकि कुछ जगह बहुत स्ट्रिक्टली गेट पासेस बनते हैं और वो गेट पासेस के साथ ही इन्वेंट्री को लिंक करते हैं। तो वहाँ आप इसको जो है इनवर्ड मूवमेंट को इनवर्ड गेट पास के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि आपका जिस वक्त गेट पास बने तो इन्वेंट्री आपकी उस वक्त अपडेट हो। वेंडर तो परचेजेस के साथ ही होगा लेकिन इन्वेंट्री आपकी जिस वक्त भी आप इनवर्ड गेट पास बनाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड हो जाएगी। इसी तरह आउटवर्ड मूवमेंट के लिए आपके पास तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, आउटवर्ड गेट पास है, डिलीवरी चलान है, सेल इनवॉइस है। अब इसमें भी आपका जो कस्टमर है या अकाउंट रिसीवेबल है वो इन एनी केस उस वक्त अपडेट होगा जब आपकी सेल इनवॉइस बनेगी। जब तक सेल इनवॉइस नहीं बनी आपका वो डेटर या कस्टमर वो अपडेट नहीं होगा, उसका लेजर वहीं स्टैंड कर रहा होगा जहाँ पहले है, चाहे आपने उसको सामान भिजवा दिया हुआ है। तो अगर आप उसको अपनी सेल इनवॉइस के साथ इन्वेंट्री को मूवमेंट को लिंक करते हैं तो आपका साथ ही इन्वेंट्री भी उसी वक्त अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको डिलीवरी चलान या गेट पास के साथ लिंक किया हुआ है तो इन्वेंट्री आपकी उस डॉक्यूमेंट के साथ अपडेट होगी जिसके साथ लिंक किया हुआ है, और आपका जो कस्टमर है उसका लेजर आपका सेल इनवॉइस के साथ ही अपडेट होगा। तो ये ऑप्शन हमने दी हुई है आपकी आसानी के लिए कि जिस वक्त आप चाहें उसको इन्वेंट्री को जिसके साथ आप चाहें डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके साथ लिंक कर सकते हैं। ये कस्टमर रीजन्स हैं जी और बिजनेस सेक्टर्स हैं, ये आपके कस्टमर डिफाइन करते वक्त आ रहे थे। और आपकी रिपोर्ट्स में ये ऑप्शन है, आप रीजन वाइज, सेक्टर वाइज, एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी अकाउंट, सर्विसेज, आपकी इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने का जो स्टेप है और उनके ओपनिंग बैलेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आपकी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले परचेजेस का मॉड्यूल आ रहा है जिसमें आपके पास परचेज ऑर्डर्स हैं।
परचेज़ ऑर्डर्स में बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ये तमाम आपके हमारे ज़्यादातर जो मॉड्यूल्स हैं वो एक ही तरह का फॉर्मेट है, बहुत इजी है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे होता है कि सॉफ्ट इजी हो यूज़ करने में। तो इसमें आप देखेंगे कि वेंडर की ऑप्शन आ रही है। वेंडर में अब कोड के बॉक्स में आपको जो है कोड याद हो या उसका नाम याद हो पार्टी का, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे अगर ये आ गया, मैंने आरिफ ट्रेडिंग को परचेज़ ऑर्डर इशू करना है, तो मैंने उसका नाम थोड़ा सा टाइप किया, ये मेरे पास लिस्ट में शॉर्ट हो के आ गया। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसका इस वक्त करंट बैलेंस क्या है वो आ गया, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह सब चीज़ें आ गई। डेट टू बी डिलीवर्ड, यहाँ मैं उसको जो भी डेट देता हूँ वो आ जाएगी। लाइक ये डेट मैंने दे दी। टर्म्स ऑफ पेमेंट ये हम इसको कर लेते हैं। ये आ गया। ये जनरल ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये आप जैसे करना चाहें। बाकी आपने जो आइटम्स का ऑर्डर देना है ये वो आ जाएंगी। ये आप इसके जी 3 पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं, सेल्स टैक्स रेट वगैरह वो डिटेल्स आ गई। फिर आप इसका फ़र्ज़ करें जी कोई ये मैंने 4 ये इसके ऑर्डर देने हैं, जो जो आइटम्स मैंने ऑर्डर में देनी है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लूँगा लिस्ट में से। अच्छा, रेट अगर कोई फ़र्क हो तो हम रेट उसका चेंज कर सकते हैं। ये आ गया, ये हमारा एक परचेज़ ऑर्डर बन गया है। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट किसी रिपोर्ट को नहीं जाएगा, कोई लेजर कोई ऐसी चीज़ अपडेट नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट ऑर्डर है। ये ऑर्डर जब आपका मैच्योर होता है, आपके पास सामान भी पहुंच जाता है और आपके पास पार्टी की इनवॉइस भी आ जाती है वेंडर की, तब आप जब इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लेजर्स अपडेट होंगे। इसको हम सेव कर सकते हैं, या प्रिंट करना चाहें तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये हमारे पास परचेज़ ऑर्डर आ गया है। अच्छा, अभी एक चीज़ और नोट कर लें कि अभी हमने इस पर लोगो सेट नहीं किया था। अगर हम लोगो सेट कर लेते हैं तो ये जो डेमो कंपनी ऊपर कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये माई कंपनी वाली, ये ऐसे राइट अलाइन हो जाता है राइट साइड पे, और लोगो आपका यहाँ लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। बाकी कस्टमाइजेबल होता है, कस्टमाइजेशन भी इसमें हो जाती है। तो इस तरह से आपका परचेज़ ऑर्डर निकल आता है। इसका प्रिंट ले सकते हैं आप और अपने वेंडर को भिजवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह परचेज़ में फिर आप जिस वक्त आपका ये ऑर्डर मैच्योर हो गया, आपको जो है वेंडर ने ये डिलीवरी भिजवा दी इसकी, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपना सेल्स टैक्स परचेज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और नॉन टैक्स परचेज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें आप जो है ये सेल्स टैक्स परचेज़ अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी तरह वेंडर सेलेक्ट करेंगे, और अब ये मैं एक नई परचेज़ बना रहा हूँ। इसमें वेंडर इनवॉइस नंबर दे दिया, यहाँ आपने आइटम दे दी, ये जी जैसे 1000 पीसेस, ये मेरी एक परचेज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसको अब हम सेव भी कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ आप और देखें कि ये एस कॉरपोरेशन, जैसे ही मैंने परचेज़ रिकॉर्ड की है तो मैं देखूंगा ये 29,250 की एक परचेज़ है एस कॉरपोरेशन को। मैं अगर अकाउंट लेजर्स में, रिपोर्ट्स में अकाउंट लेजर्स यहाँ पे आता हूँ और एस इस पार्टी का लेजर ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये लास्ट पे ट्रांजैक्शन आ रही है, ये वेंडर क्रेडिट हो रहा है, अंदर डिटेल्स आ रही हैं। ये 27 अगस्त को ये मेरी परचेज रिकॉर्ड हो रही है। ओवर नॉब्स हैं 1000 पीसेस और 25 रुपीज़ के हिसाब से उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं। 29,250 की ये इसको क्रेडिट चला गया। इससे पहले इसका बैलेंस स्टैंड कर रहा था तकरीबन 588,000 पे। उसके बाद इसमें 29,000 से ऐड कर दिया तो 618,000 पे इसका पार्टी का लेजर चला गया क्रेडिट में। और इसको हम बाद में पेमेंट भी करेंगे तो उसको फिर देखेंगे इसका लेजर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ये हो गया है, और कुछ भी नहीं हमने किया। इसी तरह हमारे पास परचेज़ रिपोर्ट, इसकी परचेज़ समरी देखते हैं तो इसमें भी ये रिपोर्ट आ रही है। एस कॉर्पोरेशन 25,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स है, 4250 टैक्स आ रहा है, और 29,250 इसका टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट बन गई है।
इसको आप यहाँ डिफरेंट तरीक़ों से फ़िल्टर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को डेट वाइज भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ वाइज, वेंडर वाइज, इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं, हमने एक परचेज़ ऑर्डर बनाया था यहाँ। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्टली परचेज़ इनवॉइस बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास परचेज़ ऑर्डर बना हुआ है और इसके अगेंस्ट हमें वेंडर ने हमें सामान भिजवा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहीं से कन्वर्ट परचेज़ इसको भी कर सकते हैं। नॉन टैक्स करनी हो तो वो ये कर लेंगे। अगर गेट पास गेट पास बनाना है तो वो इस पर आपके पास ऑप्शन है। इसको मैंने गेट पास में कन्वर्ट किया, तो ये वही आइटम्स, उसकी उतनी क्वांटिटीज़ मेरे पास गेट पास में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, मुझे उसको बनाने की ज़रूरत नहीं आई। अच्छा, मैं अगर उसको गेट पास के बजाय परचेज़ इनवॉइस में रिकॉर्ड करना चाहूँ तो यहीं से कन्वर्ट परचेज़ टैक्स, और ये परचेज़ इनवॉइस बन गई। ये मेरे पास 1,31,000 की इनवॉइस बन गई है। इसको अगर हम देखते हैं, इसका वेंडर इनवॉइस नंबर, ये वेंडर इनवॉइस नंबर बेसिकली वो होता है कि ये जब आपको सप्लाई आई तो आपके वेंडर ने आपको अपनी जो इनवॉइस भेजी है, आपने उसका नंबर रिकॉर्ड करना है, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो नंबर, ज़ाहिर बात है कि आप डिस्कस करेंगे अपने वेंडर के साथ। सेल इनवॉइस में आपकी सेल इनवॉइस का नंबर होता है, लेकिन परचेज़ में रेफरेंस नंबर वो होता है जो आपको वेंडर ने इनवॉइस भेजी है। इसको हम अगर सेव कर लेते हैं तो आप अब अगर अकाउंट लेजर आरिफ ट्रेडिंग का देखते हैं तो ये ही वही जो है आप देखेंगे ट्रांजैक्शन इसकी आ रही है 1,31,000 की, और उसका पहले जो बैलेंस आ रहा था उसमें उसने ऐड करके मज़ीद क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, तो उससे ऊपर कुछ 4.5 लाख पे वो ले गया है। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट लेजर वहीं से अपडेट हो गया, कुछ ख़ास नहीं करना पड़ा, कोई एंट्री नहीं, आपने सिर्फ परचेज़ रिकॉर्ड की। इसी तरह परचेज़ समरी देखते हैं, तो अब ये परचेज़ समरी में जो है हमारे पास यहाँ पे भी वो अपडेट हो रहा है, और उसके बाद हम इसको पेमेंट करते हैं। अच्छा, परचेज़ रिटर्न्स अगर हों तो परचेज़ रिटर्न्स भी आप यहीं से उसकी उसी तरह का फॉर्मेट है, ये उसका इफ़ेक्ट उल्टा कर देगा। अच्छा, कैश पेमेंट्स और बैंक पेमेंट्स दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो आप ये कैश पेमेंट से करेंगे, बैंक पेमेंट से की है तो ये बैंक पेमेंट से। ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट है, ये आप देखेंगे वही चीज़ें हैं, डेट, सीरियल, सारा। इसमें फ़र्क ये है कि कैश वाले में ये कैश अकाउंट मांग रहा है आपसे, और बैंक वाले में बैंक अकाउंट और साथ में चेक की डिटेल्स, बाकी नीचे वही पेड टू और वो सारी चीज़ आ रही है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। इसमें मज़ीद दो ऑप्शन हैं हमारे पास, ये राइट साइड पे, पेमेंट टू वेंडर और पेटी पेमेंट। पेमेंट टू वेंडर हमारी इसलिए यूज़ होती है, सबसे पहले देखें हमने एक अपना यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लिया, जो बैंक अकाउंट हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफ़ाइन किए होंगे, हमने अभी बैंक यहाँ से सिलेक्ट किया, फर्स्ट करें। पेमेंट टू वेंडर इसमें अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बड़ा आजकल एक प्रैक्टिस चलती है कि जब पेमेंट की जाती है तो वो अगेंस्ट इन्वाइसेस की जाती है कि जी ये इस इन्वाइस के अगेंस्ट पेमेंट भेजी जा रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि एक बसेस से रनिंग बैलेंस चलता रहता है, किसी पार्टी का 2 लाख का बैलेंस है, 50,000 की पेमेंट कर दी और 2 इन्वाइसेस चली गई, फिर कोई 40-50,000 70,000 की पेमेंट कर दी। तो दोनों सूरतों को हमने कैसे मेंटेन करना है, ये पेड टू में आप आते हैं और हम उसी पार्टी को लेते हैं जिसकी हमने एक इन्वाइस बनाई है, या रिफ ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया। अब इसका हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे इस सेक्शन में आ गए और F4 को प्रेस किया, तो हमारे पास ये पेंडिंग इन्वॉइसेस आ गई। इसकी पेंडिंग इन्वॉइसेस में आप देख रहे हैं कि ये भी एक इन्वॉइस जो हमने बनाई थी ये भी आ रही है। इसी तरह कुछ पुरानी इन्वॉइसेस बनी हुई हैं वो भी आ रही हैं। हम फ़र्ज़ करें जो अभी इन्वॉइस हमने पे की अभी बनाई है परचेज़ इन्वॉइस, हम उसकी पेमेंट करते हैं। इसको हमने डबल क्लिक किया, उसकी डिटेल्स यहाँ फिल हो गई। अब हम इसमें कोई फ़र्ज़ करें अगर आपका विदहोल्डिंग टैक्स काट रहे हैं, आप जीएसटी काट रहे हैं, वो सब चीज़ आपने इसमें दे दी। अब इसमें देखेंगे कि टोटल डेबिटेड टू पार्टी जो है ये 1,31,000 आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, विदहोल्डिंग टैक्स है, बाकी इस अमाउंट का ये 1,21,000 का चेक बन रहा होगा जो आप उसको देंगे। अब ये करके सेव कर लेते हैं। अब हमारे ट्रेडिंग का अगर लेजर देखते हैं तो उसमें
वहीं पे वो अपडेट हो गया होगा। 1/31 की पहले परचेज़ थी, उसमें ये 1/31 निकल गया, डेबिट हो गया, दोबारा से बैलेंस 3,25,000 का हो गया। ये बैंक पेमेंट वोचर नंबर 12। और ऑटोमेटिकली आप परचेज़ रिकॉर्ड करते हैं तो आपका लेजर अपडेट हो रहा है, साथ में इन्वेंट्री अपडेट हो रही है। इसी तरह आप जब अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो आपका वहीं पे पार्टी लेजर भी अपडेट हो रहा है। अच्छा, इधर से एक और चीज़ देखेंगे कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन पे ये लेजर में आप ये डिफरेंट रिपोर्ट्स में, बल्कि इसी तरह ये ऑप्शन है रिवर्स ट्रैकिंग की, कि आप कहीं पे भी इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी ट्रांजेक्शन पे, लाइक इस पर अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे सामने वो ट्रांजेक्शन ओपन हो जाती है जिस ट्रांजेक्शन के थ्रू वो बैलेंस जो है वो एंट्री लेजर में आ रही है। इसी तरह मैं अगर ये इसको ओपन करता हूँ तो ये वाली पेमेंट मेरे सामने आ गई। को पुरानी में ट्रांजेक्शन ओपन करता हूँ तो ये आ जाती है मेरे सामने। तो ये किसी भी रिपोर्ट से आप रिवर्स ट्रैकिंग करते हुए वापस ओरिजिनल ट्रांजेक्शन तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ी सी उस वक्त हम इग्नोर कर गए हैं, हमने जो परचेज़ रिकॉर्ड की हमने उसका इन्वेंट्री का इफेक्ट नहीं देखा कि वहीं से हमारा हमने जैसे एक दो आइटम परचेज़ की, एक ये आइटम थी, इसका इन्वेंट्री लेजर जो हम देख रहे हैं कुछ पहले की ट्रांजेक्शन आ रही हैं, एक ही आप अभी देख रहे हैं ट्रांजेक्शन आ रही है। परचेज वोचर नंबर 10 आरिफ ट्रेडिंग कंपनी, क्वांटिटी इन, ये 3 पीसेस हमने परचेज़ किए थे इस रेट पे। ये इसकी बैलेंस क्वांटिटी जो पहले आ रही थी 7, और ये अभी वाली ट्रांजेक्शन के बाद अब 10 इसका बैलेंस हमारे पास रह गया है। और इसमें हम देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो हम वापस ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे आते हैं। इसी तरह हमने ये सोनी GP8500, ये भी इसमें 4 पीसेस हमने परचेज़ किए हुए हैं, हम इसका भी बैलेंस देख सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी देखें, इसका पहले बैलेंस हमारे पास 9 पीसेस आ रहा था, अभी आरिफ ट्रेडिंग से परचेज़ हुई है और इसकी 4 पीसेस क्वांटिटी इनके कॉलम में आ रहे हैं और 9 से 13 उसका बैलेंस हो गया है। तो जो है बड़ा वो एक्यूरेटली सॉफ्टवेयर जो है, आप उसमें कोई भी परचेज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उस पार्टी को भी अपडेट कर रहा है, साथ ही आपकी इन्वेंट्री को भी अपडेट कर रहा है। इसी तरह हम सेल्स का मॉड्यूल में आते हैं। कस्टमर फॉलोअप्स है, इसमें आपका डिफरेंट जो कस्टमर से बातचीत, आपकी कोई रिमाइंडर के लिए कुछ चीज़ें आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। बाकी उसमें आगे आपका मॉड्यूल आ जाता है कोटेशंस। कोटेशंस में भी उसी तरह जैसे परचेजेस का मॉड्यूल है, कोटेशन में आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये इसको प्राइम ट्रेडिंग को फ़र्ज़ करें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी बाकी डिटेल्स हमारे पास आ गई, उसकी सीरियल नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, वो सब चीज़। और हम यहाँ पार्टी जो है इसका ये। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ देखें कि सेल्स के मॉड्यूल्स में हमारे पास ये, हम जब एक आइटम्स की लिस्ट आ रही है और हम जिस आइटम पे आते हैं तो राइट साइड पे उसकी फर्दर डिटेल्स आ रही है हमारे पास कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका बैलेंस कितना है, उसकी कोई हिस्ट्री है, तो वो सारी चीज़। तो इस वक्त हमें शो कर रहा है कि इसका 1525 पीसेस का बैलेंस है। इसको सिलेक्ट कर लिया और 400 पीसेस हमने भेज दिए। रेट बाय डिफ़ॉल्ट 31.25 आ रहा है, हमने G32 के हिसाब से भेज दिए। ये हमने बनाया, जो अब टोटल हमारे पास कोटेशन हमने भेजी है अभी 14,976 रुपये की। इसका इफ़ेक्ट भी कहीं नहीं गया अभी, कोई जो है मतलब इसका कोई लेजर अपडेट पार्टी का भी नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री का भी नहीं, क्योंकि जस्ट कोटेशन है, ये अप्रूव हुई नहीं हुई वो तो बात की बात है। अब यहाँ से जब कोटेशन आपकी बन गई, अप्रूव हो गई, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ये पार्टी आपको हो सकता है उस पर कोटेशन की बेसिस पे सेल ऑर्डर भिजवा दे। जो उसका परचेज़ ऑर्डर होगा आपके लिए सेल ऑर्डर होगा। अब ये जब सेल ऑर्डर आपका बनता है, इसको दोबारा आप मैनुअली उसी तरह भी बना सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन है कोटेशन पर ही आके, तो जिस कोटेशन के अगेंस्ट आपको सेल ऑर्डर मिला है आप ये कन्वर्ट ऑर्डर करें और आपके पास वो सेल ऑर्डर की शक्ल में ये सामने आ गया है। वही उसी तरह वही रेट, क्वांटिटी, सब चीज़ें सेल ऑर्डर बन गया है। स्टिल इसका इफ़ेक्ट किसी लेजर को नहीं जाएगा, ना इन्वेंट्री अपडेट होगी, ना आपका पार्टी का लेजर अपडेट होगा, क्योंकि अभी सेल ऑर्डर है, अभी आपने उसको सप्लाई नहीं भेजी। अच्छा, यहाँ से आप अपना डायरेक्टली डिलीवरी चलान भी बना सकते हैं। आप यहाँ से ही अपनी सेल्स टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हैं। अभी हम डिलीवरी चलान भी फॉर्मेट उसी तरह है, या पूरा फ़्लो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। डिलीवरी चलान भी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, जब आप कोई चीज़ की डिलीवरी भिजवाते हैं तो आप एक उसका कागज़ बना के साथ भिजवा देते हैं, एक एविडेंस के तौर पे कि जी डिलीवरी इसकी
पार्टी को कर दी गई है। तो ये डिलीवरी चालान होता है। ये भी आप यहाँ से पार्टी और आइटम डिटेल फिल करके मैनुअली भी बना सकते हैं, या आप कन्वर्ट करते हुए वहाँ से डायरेक्टली भी आ सकते हैं। हम यहाँ सेल ऑर्डर से फ़र्ज़ करें डिलीवरी चालान बनाना चाहें वो कर सकते हैं। हम अभी इस वक्त सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाते हैं डायरेक्टली। ये कन्वर्ट इनवॉइस ऑर्डर रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। ये अगेन वही ऑर्डर रेफरेंस है जो अब आपका कस्टमर आपको परचेज ऑर्डर भेजेगा तो उसने अपना कोई नंबर उस पर दिया होगा, वो देके कन्वर्ट इनवॉइस। ये जी सेल्स टैक्स इनवॉइस इसकी बन गई है। ये पार्टी आ गई, आपकी बैलेंस आ गया, उसका कस्टमर ऑर्डर नंबर आ गया। ये आइटम 400 पीसेस 32 रुपये के हिसाब से आपने सेल कर दिए हैं। ये 14,976 रुपीज़ की ये इनवॉइस बन गई है। सेव ऑलरेडी हुआ हुआ है, अब करना चाहें दोबारा कर सकते हैं उसको। ये हमारी इनवॉइस बनी, और अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट लेजर्स को कैसे जा रहा है। हम ये अकाउंट लेजर को ओपन करते हैं। प्राइम ट्रेडिंग पार्टी थी हमारी, इसमें आप देखें लास्ट पे ट्रांजेक्शन आ रही है वही ओवरनॉब्स 400 पीसेस एट द रेट 32 पीसेस रुपीज़, और ये 14,976 की इनवॉइस। उसका बैलेंस पार्टी का अपडेट हो गया हमारे पास, जो पहले 2,40,612 आ रहा था, अब 2,55,588 आ रहा है। और इसको उसी तरह का फॉर्मेट है। हम इसको बैंक रिसीट या कैश रिसीट, इससे पैसे हम जब वो हमें पेमेंट करेगा तो वो कर सकते हैं। हम दोबारा हबीब बैंक में इसका बैलेंस हम रिसीव कर रहे हैं। प्राइम ट्रेडिंग। अच्छा, अब हम आपको ये रिसीट में भी और पेमेंट में भी दोनों जगह पे ऑप्शन है। हम इसकी पेमेंट उसमें अगेंस्ट इनवॉइस नहीं ले रहे, हमें उसने वैसे ही 50,000 भिजवा दिया बस, ठीक है। जिसका कुछ पहले भी बैलेंस है, कुछ अभी करंट आ गया, या उसने 50,000 पेमेंट कर दी, हमने इनवॉइस नंबर नहीं दिया, हमने लास्ट कॉलम में जस्ट एक अमाउंट दे दी। ये करके हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा अगर पार्टी का लेजर इसको दोबारा डिस्प्ले कर लें, अपडेट हो जाएगा। तो ये 50,000 हमें रिसीव हो गया है। 2,55,000 इसका बैलेंस है डेबिट में, अब 2,00,000 और 5,588 रह गया। फौरी तौर पे जस्ट परचेज रिकॉर्ड की, पेमेंट कर दी, सेल इनवॉइस रिकॉर्ड की, उसकी रिसीट आ गई, आपके तमाम लेजर्स रिपोर्ट्स साथ साथ फ़ौरन अपडेट हो रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली। सेल्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स बन रही हैं। सेल समरी आ रही है आपके पास। ये इसमें आपके पास नीचे ये जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, ये प्राइम ट्रेडिंग ये आ रही है। उसका टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट, बाकी सब चीज़ें ये हमारे पास आ रही हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि इन्वेंट्री भी अपडेट हो गई होगी हमारी। यही ओवन नॉब्स थी शायद, हाँ जी। ये 1,525 पीसेस का बैलेंस इसका आ रहा था, जो कि अभी मज़ीद हमने जब 400 इसमें से सेल कर दिए हैं तो 1,125 का बैलेंस हमारे पास रह गया है। ये लेजर्स हमारे पास इधर से आ रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे इन्वेंट्री बैलेंसेस हम देखना चाहें तो लेजर में हम एक आइटम का बैलेंस और पूरी हिस्ट्री देखते हैं। इन्वेंट्री बैलेंसेस में ये तमाम आइटम्स की इकट्ठी लिस्ट आ जाती है, उनका तमाम का ओपनिंग बैलेंस जो इस डेट के साथ लिंक्ड है, क्वांटिटी इन आउट ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस उसका इस वक्त क्या है। वही आइटम आप देख रहे हैं, उसका वो 1,125 बैलेंस आ रहा है। कॉस्ट वेटेड एवरेज पे बना के हमें खुद ही बताता है, और उसके हिसाब से वैल्यू, ये हमारे टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है इन हैंड। तो इस तरह से हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी पूरी हमारे पास रिपोर्ट है। और यहाँ से ही अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम उसके लेजर पे आ जाते हैं। लेजर पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हम उस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ से किसी भी ट्रांजैक्शन पे हम ना जाना चाहें, ये हम उस पर चले जाते हैं। तो रिवर्स ट्रैकिंग करते खुद ब खुद वो सब अपडेट हो रहा है, ठीक है जी। और एक चीज़ हम और देखते हैं कि एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने कैसे करनी है। ये हम कैश पेमेंट पे आमतौर पे होती है, बैंक से भी की जा सकती है। ये कैश पेमेंट में आए, वो पेमेंट टू वेंडर था, अब हम पैटी पेमेंट में आ जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा वो फॉर्म में फ़र्क आ जाता है। कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लें, और हमने आज फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है हमने, और इसको बिल फॉर अगस्त 20, ये जो हमारा बिल था फ़र्ज़ करें। इसी तरह कोई फ़र्ज़ करें हमने कोई पोस्टेज पे की है,
हमने उसकी भी उसको सिलेक्ट कर लिया। कोई भी ऐसे हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने 2 एक्सपेंसेस किए और इनको सेव कर लिया। अच्छा, इनके भी इनको हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में 2 के डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये इसलिए इनके लेजर्स हमारे पास बन रहे हैं। ये वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये आप देखेंगे ये भी 65,576 हमने बिल फॉर अगस्त 20 पे किया, ये इसके यहाँ पे आ गया है। हमारे पास कैश का अकाउंट भी अपडेट हो रहा है, जो हमने कैश की ट्रांजेक्शन अभी की है। इसमें आप देखेंगे ये लास्ट 2 ट्रांजेक्शन अभी की हैं। बिल फॉर अगस्त इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो आ रहा है, कोरियर बिल आ रहा है, वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। हमने हबीब बैंक से एक पेमेंट भी की है और एक रिसीट की है, वो भी हमारे पास अपडेट हो रही है। ये देखिए आरिफ ट्रेडिंग को एक पेमेंट की थी हमने, और ये प्राइम ट्रेडिंग से हमें पेमेंट रिसीव हुई थी 50,000। वो दोनों ट्रांजेक्शन्स भी हमारे पास, बैंक भी हमारे अपडेट हो रहे हैं, कैश भी अपडेट हो रहा है। कंप्लीट ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम होता है कि क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, वो कम्प्लीटली उसको लेके चल रहा है सॉफ्टवेयर। और इसमें कोई मतलब आप कह सकते हैं अकाउंटिंग में कोई आपके फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल एक्यूरेटली उसको कर रहा है ये। अकाउंट लेजर्स हमारे पास अपडेट हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास स्टोर की ऑप्शन है, इनवर्ट गेट पासेस हैं, आउटवर्ड गेट पासेस हैं। ये भी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर इन्वेंट्री आप इसके साथ लिंक कर देते हैं तो ये आपका उसी तरह ही इन्वेंट्री को प्लस माइनस कर रहा होता है। फॉर्मेट उसी तरह ही है, वेंडर सेलेक्ट किया, नीचे आइटम्स देती हैं। बाकी जनरल ऑप्शंस हैं, वो आप देना चाहें दे सकते हैं। ये इन्वेंट्री लोकेशन ही आपकी तमाम ट्रांजेक्शन में आ रही है। ये लोकेशन वाइज आपका बैलेंस को अपडेट कर देता है। इसी तरह ये बिल ऑफ मटेरियल्स है। बिल ऑफ मटेरियल्स में अब देखेंगे ये बेसिकली रेसिपी होती है आपकी प्रोडक्शन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो कई बार आपका एक फ़िक्स फार्मूला होता है किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का, तो वही रिपीट हो रहा होता है रेगुलरली। तो आप बजाय इसके कि रोज़ाना वो उसका तमाम रॉ मटेरियल्स की लिस्ट उसके अंदर फीड करें, यहाँ एक फार्मूला उसका डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है, और जो ओवन रेंजेस हैं, रेंज है ये 1 पीस बनाने के लिए हम देख रहे हैं नीचे कि ओवन नॉब्स 5 क्वांटिटी में आ रही हैं, ओवन ग्लास 1 लग रहा है, ओवन बॉडी 2 लग रही हैं, 1 लग रही है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला उसका बना हुआ है। अब अगर हम इसकी प्रोडक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये प्रोडक्शन असेंबली में आना है, और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि हमने ओवन रेंज हमने उसका रेसिपी बनाई हुई है। ये हमने आज फ़र्ज़ करें जी 10 बनाए हैं, ये मैंने उसकी 10 की क्वांटिटी दे दी, रेट वगैरह मुझे अभी ज़रूरत नहीं है देने की। 10 पीसेस हमने आज बनाए हैं, ये करके मैंने इंपोर्ट कंपोनेंट्स किया, तो ये नीचे उसी फार्मूले के मुताबिक जो बिल ऑफ मटेरियल में सेट है, हमारी क्वांटिटीज़ रॉ मटेरियल्स को बहुत फिल हो गए हैं और वो क्वांटिटीज़ नीचे आ गई हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये कई दफ़ा ये भी होता है कि किसी प्रोडक्शन में कोई फार्मूला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया जाता है, तो वो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ें आपके पास वो आ गई हैं उसी तरह। तो ये आप सेव करके जिस वक्त इसको आप सेव करते हैं, ये आपके रॉ मटेरियल्स आपके स्टॉक से रिड्यूस हो जाएंगे, या आपकी जो इन्वेंट्री बनी है, जो फिनिश गुड्स, ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। जैसे ओवन रेंज है, इसको हम देखते हैं ओवन रेंज को मज़ीद, ये हमारे पास इन्वेंट्री लेजर्स में, ये हमारे पास स्टॉक में ऐड हो गया होगा। ये 10 पीसेस, पहले 5 थे, ये भी 27 तारीख को ये 10 क्वांटिटी इन हुआ है, तो अब हमारे पास ये 15 आ गए हैं। ये आपकी प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, रॉ मटेरियल आपका रिड्यूस हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, इसी तरह इन्वेंट्री ट्रांसफ़र्स हैं। इन्वेंट्री ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि जैसे एक बनी हुई है और इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम लोकेशन और ट्रांसफ़र टू लोकेशन। इन दोनों में ये होगा कि आपने नीचे जो आइटम्स दी हैं, या आपके एक ही गोडाउन या लोकेशन से या स्टोर से दूसरी जगह पे जब ट्रांसफ़र करते हैं आप किसी चीज़ को, तो वो आपका टोटल तो बैलेंस वही रहेगा, लेकिन वो होगा ये कि आपका लोकेशन वाइज बैलेंस में फ़र्क आ जाएगा। वो एक लोकेशन से, अब जैसे यहाँ पे लोकेशन फ्रॉम जो है गोडाउन है, तो वहाँ ये आपकी दोनों जो आइटम्स हैं, 200 पीस इनके वहाँ से कम हो जाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र टू लोकेशन में जो मेन स्टोर आ रहा है, ये आपके इस लोकेशन पे ये आइटम्स 200 ईच ऐड हो जाएंगे। तो ये लोकेशन वाइज ताकि बैलेंसेस आपके अपडेट होते रहें, ये इसलिए हमारे पास ट्रांसफ़र बना हुआ है।
अच्छा, इसी तरह ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट और रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ये दो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आ रही हैं। ऐड इन्वेंट्री में और रिड्यूस में ये फ़र्क है बेसिकली कि जैसे हम जब फिज़िकल स्टॉक टेकिंग करते हैं तो किसी वक्त होता है कि सॉफ्टवेयर का बैलेंस फिज़िकल बैलेंस से फ़र्क हो जाता है। रीज़न कोई चीज़ टूट गई हुई है, किसी वक्त काउंटिंग में कम ज़्यादा चली गई है, कोई चोरी हो गई चीज़, मिसप्लेस हो गई है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई पेरिशेबल है या कोई लीक हो जाती है ऑयल वगैरह। तो फिजिकल सॉफ्टवेयर शो कर फ़र्ज़ करें जी 100 उसके पीसेस आपके पास होने चाहिए, जबकि फ़िज़िकली आपने जब उसको काउंट किया तो वो 98 पड़े हुए हैं। तो अब उनको बराबर करने के लिए आप इसकी रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डालेंगे 2 पीसेस की। जैसे हम अगर देखते हैं को बनी हुई है यहाँ पे एक क्वांटिटी, तो ये आप जब 1 की रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डालेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर में से भी उसके बैलेंस में से इतनी क्वांटिटी उसकी कम कर देगा, तो वो आपके फ़िज़िकल बैलेंस के बराबर हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आइटम फिज़िकली ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर में कम शो हो रहा है, अगेन वो काउंटिंग का कोई इशू हो सकता है, किसी वक्त कोई जब सप्लाई जाती है कम ज़्यादा हो जाती है किसी कोई चीज़, तो उसका आप ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डाल सकते हैं इन्वेंट्री को बराबर करने के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है जी एडजस्टमेंट्स के मेन्यू में जनरल जर्नल वोचर, जिसको हम जेवी भी बोलते हैं, और इसमें आप कह लें कि किसी भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री की कंप्लीट अकाउंटिंग हो सकती है इसमें, क्योंकि डेबिट क्रेडिट जो एक पुराना स्टाइल है अकाउंटेंट्स का, उस तरह से एंट्री होती है। तो सॉफ्टवेयर में हमने इसमें अफरोज़ फाइनेंशियल्स में इसलिए दिया हुआ है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो आपकी सेल, परचेज़, रिसीट, पेमेंट, वो सारी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो रही हैं, उनका डेबिट क्रेडिट भी हो रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए खुद ब खुद कर रहा है, आपको कहीं उसकी वो नहीं करनी पड़ी चीज़ डेबिट क्रेडिट की। लेकिन स्टिल कुछ ट्रांजेक्शन्स रह जाती हैं, लाइक ईयर एंड पे कोई एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती हैं, कोई डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ हैं, कोई अकाउंट और एडजस्ट करना होता है। तो वो उसको करने के लिए फिर ये जनरल वोचर में आके डेबिट क्रेडिट करके प्रॉपर एंट्री करके उसको कर लिया जाता है। और इससे ताकि आपका कोई आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स मिसिंग ना रह जाए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अच्छा जी, रिपोर्ट्स में ये जर्नल रिपोर्ट है जो आपको एक डेबिट क्रेडिट की शक्ल में कंप्लीट आपकी हिस्ट्री दे देती है उस सिलेक्टेड डेट पीरियड की, कि डेबिट क्रेडिट की शक्ल में क्या हो रहा है। प्रिंट वोचर्स हैं, ये आप एक एक वोचर तो आप ट्रांजेक्शन के ऊपर से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप इकट्ठी को रेंज दे के अगर प्रिंटिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ से प्रिंट वोचर्स में से आके जो डिफरेंट वोचर्स सॉफ्टवेयर में बन रहे हैं वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल ट्रैकिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं उनके लिए है। आइटम बिलो री ऑर्डर लेवल है, ये आप यहाँ से आइटम्स देख सकते हैं कि इतना बैलेंस हमारे पास इन आइटम्स का रह गया है। री ऑर्डर लेवल ये है, तो हमें बता रहा है कि आपकी री ऑर्डर लेवल से कम है, परचेज़ कर लें। इसके बाद हमारे पास परचेज़ ऑर्डर ट्रैकिंग और सेल ऑर्डर ट्रैकिंग, ये दो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम इसको अभी फ़िलहाल वैसे ही डिस्प्ले करते हैं। तो हमें शो कर रहा है ये ऑर्डर नंबर का कॉलम है, ये डेट है, ये हमें बता रहा है कि ये ऑर्डर हमें रिसीव हुए हुए हैं और इन पार्टीज़ के ऑर्डर्स हैं, इन आइटम्स के इतनी इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर है, और ये अभी हमने पूरा सप्लाई नहीं किया, इनमें कुछ बैलेंस रहता है हमारे कुछ आइटम्स का, तो वो हमें शो कर रहा है कि ये पेंडिंग है और इसको जो है बैलेंस वो हमने पूरा करना है अभी। ये आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज भी देख सकते हैं। देखिए, अगर ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ उस ऑर्डर की डिटेल दे रहा है। किसी कस्टमर के जो ऑर्डर्स पेंडिंग हैं वो कस्टमर सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आइटम वाइज देख सकते हैं हर तरह से। ये परचेज़ ऑर्डर ट्रैकिंग भी है और सेल ऑर्डर ट्रैकिंग भी है। अच्छा, इस तरह परचेज़ रिपोर्ट्स और सेल रिपोर्ट्स एक ही तरह के फॉर्मेट्स हैं। ये सेल में हम देख लेते हैं, सेल समरी में ये समरी रिपोर्ट होती है जी। इसमें एक रो में एक इन्वॉइस की पूरी डिटेल्स हैं। इन्वॉइस नंबर आ रहा है पहले कॉलम में, फिर डेट आ रही है, उस किस कस्टमर को वो इन्वॉइस गई, कितनी अमाउंट थी, एक्सक्लूडिंग टैक्स, सेल्स टैक्स क्या आ रहा, इंक्लूडिंग टैक्स क्या है उस पर। तो ये कंप्लीट आपको इस तरह से डिटेल देता है। इसमें आप इसको कस्टमर वाइज देख सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ अगर इसको कस्टमर को सिलेक्ट कर लूँ और ये एक पार्टी मैंने इसको सिलेक्ट की, तो मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर कस्टमर की सेल्स सारी शो कर देगा। इसी तरह मैं डेट वाइज कोई सिलेक्टेड पीरियड की रिपोर्ट देखना चाहूँ, मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। तो डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं हमारे पास, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं।
ये है जिसमें एक एक रो में एक इनवॉइस की पूरी समरी दे रहा है, एक सेल समरी है। इसमें आप देख रहे हैं इनवॉइस नंबर, ये 3 रोज़ में तीनों में नंबर 1 इनवॉइस ही है। इसमें ये हो रहा है कि आपकी एक इनवॉइस में जो डिफरेंट आइटम्स गई हैं वो पूरी डिटेल दे रहा है कि एक एक इनवॉइस में कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में गई है। तो ये परचेज में भी रिपोर्ट है, सेल में भी इसी तरह। आप डेट वाइज, कस्टमर वाइज, हर तरह से इस रिपोर्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर आपके पास पार्टी सेल समरी है, जिसमें आपको तमाम पार्टीज़ की एक लिस्ट देता है और बताता है कि हर पार्टी को कितनी कितनी इन्वॉइसेस आपने भेजी हैं एक सिलेक्टेड पीरियड में, जिसका टोटल अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या था, अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स क्या था। तो पार्टी वाइज पोजीशन आपके सामने आ जाती है। फिर रिकवरी और रिसीट्स रिपोर्ट, ये जो आपकी रिसीट्स आपको आई या पेमेंट रिपोर्ट में पेमेंट्स गई, उसकी पूरी डिटेल कि जी किस पार्टी को कितनी पेमेंट गई, कैश में गई या चेक की शक्ल में गई, क्या चेक नंबर था, कितनी अमाउंट उसमें हमने उसको भेजी, ये कंप्लीट डिटेल आपको ये दे रहा है। अच्छा, सेल एक्टिविटी रिपोर्ट इनवॉइस वाइज, ये तमाम इनवॉइसेस और उनका आपको ये शो कर रहा है कि उसकी इनवॉइस अमाउंट क्या थी, और हर इनवॉइस पे पर्टिकुलरली कितने अमाउंट रिसीव हो गई, उसमें क्या रिटर्न थी या टैक्स डिडक्शन हुआ, और कितना उसका बैलेंस हमारे पास अभी भी उसका रहता है उस इनवॉइस के अगेंस्ट। ये आ रहा है। ये है एक एक इनवॉइस का अलग-अलग। फिर आता है एक पार्टी वाइज सेल एक्टिविटी रिपोर्ट कि हर पार्टी को टोटल कितने की सेल्स हुई, कितनी अमाउंट रिसीव हुई, कितनी सेल रिटर्न हुई, कितना बैलेंस है। तो ये वो एक एक इनवॉइस का है, जिसमें एक पार्टी की एक से ज़्यादा इनवॉइसेस भी हो सकती हैं। इसमें एक 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 पार्टी का पूरी समरी आ रही है। अच्छा, आइटम सेल समरी, इसमें आपकी तमाम आइटम्स की लिस्ट और कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितनी अमाउंट की सेल हुई, ये उसकी पूरी हिस्ट्री आपको दे रहा है। और सारी रिपोर्ट्स में आप डिफरेंट तरीक़ों से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आइटम सेल एनालिसिस, कि आप कोई भी आइटम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसकी सिर्फ सेल्स की हिस्ट्री, ये पूरी हिस्ट्री, वो सेल समरी आ रही थी जिसमें तमाम आइटम्स थी, इसमें एक आइटम की पूरी हिस्ट्री हर ट्रांजैक्शन की कि वो कब कब सेल हुई है, किस पार्टी को, कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे। सर्विसेज एनालिसिस है। फिर अकाउंट रिसीवेबल एजिंग है। एजिंग में हमें ये जो पेंडिंग इन्वॉइसेस हैं, जिन इन्वॉइसेस की पेमेंट आ गई हुई है या पेबल एजिंग में पेमेंट रसीद चली गई हुई है, वो नहीं इसमें आती। सिर्फ वो इन्वॉइसेस जिनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, उनकी पूरी एक लिस्ट इसमें आ जाती है। पार्टी का नाम आता है, किस इन्वॉइस, इन्वॉइस की डेट क्या थी, इन्वॉइस नंबर क्या है, कितने दिन पुरानी हो गई है, कितनी इन्वॉइस अमाउंट थी, अगर कोई बैलेंस पेमेंट आ गई हो तो वो उसको डिडक्ट करके तो बैलेंस अमाउंट जितनी होती है वो शो करता है। और उसका एक डेट पीरियड डिफरेंट है। वो ये तो चूँकि डेमो में काफ़ी पुरानी इन्वॉइसेस बनी हुई हैं, अदरवाइज़ वो आपको 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़ के हिसाब से, और ये 30 डेज़ के गैप में है, वो 10 डेज़ के गैप में है, तो आपको शो कर देता है कि कौन कौन सी इन्वॉइसेस कितने दिन पुरानी है। ये भी एक हमने इन्वॉइस बनाई है जो शो कर रहा है कि 0 डेज़ हुए हैं इसको अभी, और ये 14,975 की इन्वॉइस है। अच्छा, फिर हम सारी रिपोर्ट्स ओपन हुई हैं हमारे पास, इनको क्लोज़ कर लेते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में 3 तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक इन्वॉइस वाइज प्रॉफिट्स, इसमें तमाम इन्वॉइसेस की उसकी सेल वैल्यू और उस इन्वॉइसेस पर टोटल कॉस्ट क्या थी, उस हिसाब से हमें उसकी पूरी रिपोर्ट दे देता है और टोटल प्रॉफिट क्या बन रहा है। इसी तरह आइटम वाइज प्रॉफिट के हर सारी आइटम्स की वो उस ड्यूरिंग द पीरियड कितनी, जिन आइटम्स की सेल हुई है वो कितनी सेल हुई है, उस हिसाब से उनकी वो टोटल कॉस्ट निकालता है और बताता है कि इतना उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है हर आइटम पे लेता लेता। और ये पार्टी वाइज, कि जो पार्टी उसको हमारी सेल्स गई हैं, हर पार्टी को कितनी कितनी सेल हुई है और कितनी कॉस्ट थी, उस हिसाब से हमें वो प्रॉफिट बताता है। अच्छा, ये इन्वेंट्री लेजर है जी, ये हमने पहले भी देखा है। इसमें आपने सिंपल तरीके से ये बस सिर्फ आइटम सेलेक्ट करनी होती है। अगर डेट पीरियड वगैरह देखना हो तो पीरियड ले लें। ये उस आइटम का पूरा इन आउट, उसका लेजर और रेट्स, वो पूरी हिस्ट्री दे देता है। फिर ये इन्वेंट्री बैलेंसेस हैं, ये आपको एक ही जगह पे आइटम्स के तमाम बैलेंसेस आपको मिल जाते हैं।
ये काउंट लेजर्स हैं, आप थोड़ा सा टाइप करें, इसमें से नाम लें और उस पार्टी का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू, कैश, बैंक, जो भी काउंट आप सेलेक्ट करते हैं उसका लेजर आ जाएगा आपके पास। आप उसका प्रिंट लेना चाहें आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट और एक्सेल एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें आपको सारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। ये कस्टमर बैलेंसेस की लिस्ट आ जाएगी डायरेक्टली फॉर ये क्लिक पे, तमाम कस्टमर के जो बैलेंसेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जी ट्रायल बैलेंस 2 कॉलम वाला हमने भी पहले देखा है, ये एक 3 कॉलम वाला ट्रायल बैलेंस है। ये थोड़ा सा टाइम हमने इसमें सेट किया होता है कि उसमें इन्वेंट्री कैलकुलेशन और बाकी चीज़ें वो अपडेट करता है। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, जो ये स्टार्टिंग डेट है, ये ड्यूरिंग द पीरियड क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है, और इस करंट बैलेंस जो है वो लास्ट कॉलम हमें शो कर रहा है हर पार्टी का, और एक्सपेंस का। अच्छा, जो फाइनल हमारी रिपोर्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं, टू डेट, अप टू, फॉर पीरियड फ्रॉम। टू डेट में शुरू से लेके आज तक की तारीख की आप इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। अप टू में शुरू पहले दिन से कोई सिलेक्टेड डेट, उस डेट तक क्या टोटल, स्टार्टिंग डेट से इस डेट तक क्या इनकम की पोजीशन थी, और ये फॉर द पीरियड के स्टार्टिंग डेट ये है और ये एंडिंग डेट के इन, या आप जो भी स्टार्टिंग डेट रखते हैं, अब आप 1 महीने या 15 दिन की या जितने भी दिन की आप इनकम स्टेटमेंट देखना चाहें वो सिलेक्ट करके आप इसको व्यू करते हैं। अभी हम टू डेट कर लेते हैं, तो आपको वो कंप्लीट उसकी इनकम स्टेटमेंट शो करता है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये वही अकाउंट्स हैं जो अकाउंट टाइप्स हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाई हैं, वो सब आपस में लिंक्ड हैं, और वो यहाँ हमें उसके मुताबिक इनकम स्टेटमेंट शो करता है। ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें दे देता है। अच्छा, इसी तरह हम बैलेंस शीट भी इसकी देख सकते हैं। ये हम बैलेंस शीट पे आते हैं, इसमें भी बैलेंस शीट चूँकि एक पर्टिकुलर डेट की होती है, तो इसलिए ये हमें ऑप्शन है टू डेट, यानी किसी पुरानी डेट तक क्या बैलेंस शीट है, सॉरी आज की डेट में क्या बैलेंस शीट है, और ऑन डेट कि किसी पुरानी डेट तक उस डेट पे क्या बैलेंस शीट थी। तो अगर हम टू डेट देखते हैं तो ये हमारे सामने बैलेंस शीट आएगी, और इसमें जो है ये 2 पेजेस पे होती है। ये फर्स्ट पेज पे हमें एसेट्स शो कर रहा है, जिसमें करंट एसेट्स हैं, कैश, बैंक, कस्टमर्स वगैरह, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और नेक्स्ट पेज पे ये आप देखेंगे कि एसेट्स और टोटल, ये जो नीचे टोटल आ रहा है सबसे आखिरी लाइन में, और टोटल लाइबिलिटीज़ का टोटल बराबर होगा। बैलेंस शीट का जो एक बेसिक असूल है, ये हमारी लाइबिलिटीज साइड है, जिसमें कैपिटल भी आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड भी आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अक्यूमुलेटेड भी आ रहा है, बाकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बैलेंस शीट में हमारे सामने आ रही हैं। या फ़ौरन एक क्लिक पे किसी भी वक्त अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो ये है जी सिंपल सा सॉफ्टवेयर, और जो बड़ी एक्यूरेसी के साथ आपका पूरा मेंटेन करता है, रिलायबल है, फिर बड़ा इजी टू यूज़ है, और आपकी करंट जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो अफरोज़ फाइनेंशियल्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी परचेज़ के लिए अफरोज़ टेक्नोलॉजीज़ से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट और हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ सामने आ रही है, इस पे टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। हमारी वेबसाइट है www.afroztech.com, AFROZTECH.com। थैंक यू वेरी मच।